ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट पेपर है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। और ये टेस्ट पेपर नंबर 14 है, सी सेट का है टेस्ट पेपर 2। इसके पहले पार्ट में 62 तक हो गए थे, नेक्स्ट है 63। 63 है, एक परीक्षा में पुलकित ने 15% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब उसे 20% अंक और भी चाहिए थे, 20 अंक और चाहिए थे। तो इसमें यहाँ पर 15% और प्लस के 20 अंक उसको और चाहिए थे, तभी वो पास हो जाता। और फिर यहाँ पर बोला है निकित ने 35% अंक प्राप्त किए और वो 20 अंकों से, यहाँ पर 20 अंक उसको अधिक भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 35% अंक उसको अधिक प्राप्त हुए हैं, मतलब कि अगर इनको माइनस कर दिया जाए 20 अंकों को तो वो तब भी पास हो रहा है। तो अब इसको बस सॉल्व करना है। ये 15 है परसेंटेज में, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 35 माइनस 15 और यहाँ पर ये प्रतिशत है और 20 प्लस के 20, तो 35 में से 15 गया तो यहाँ पर बचता है 20% आ गया 40% के बराबर। 20% आया 40 अंकों के बराबर। तो 100% किसके होगा, यही यहाँ पर पूछा गया है कि परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं। कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा ये नीचे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के साइड में होगा तो वो वैल्यू नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर होगा 100% और डिवाइड में आएगा ये 20। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 200 अंक, जो परीक्षा में अधिकतम अंक थे वो 200 थे। 100 इंटू 2, यहाँ पर 200 अंक थे। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 64। एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, इसे 4 बजने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि 8 बार बजने में तो 14 सेकंड ले रही है, क्योंकि 14 सेकंड और यहाँ पर 4 बार बजेगी तो उसमें 7 सेकंड लगेगा, लेकिन ये गलत है इसका आंसर। तो 8 बार बजने में 8 बार बज रही है, 8 बार बजी वो, तो 8 बार बजी। यहाँ पर अंतराल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो यहाँ पर एक अंतराल ये आ गया, 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 ही अंतराल आ रहे हैं। तो ये 8 बार बजेगी तो उसमें आएंगे 7 अंतराल। जब 8 बार बजती है तो उसमें 7 अंतराल आते हैं और वो बराबर है यहाँ पर 14 सेकंड के। और अब हमें कितना देखना है, 4 घंटियों का देखना है। 4 बार बजेगी वो, 4 बार बजेगी तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें एक का निकाल लेते हैं हम, एक अंतराल का कितना होगा। यहाँ पर 8 बार बजती है तो 7 अंतराल आ गए, एक अंतराल का जो होगा वो 14 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 2 आ गया। अब 4 बार बजेगी तो उसमें होंगे कितने, 3 अंतराल, 1 2 3 4, 4 बार बज गई, एक अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल। तो एक अंतराल का आया कितना, 2, तो 3 अंतराल का हम निकाल लेंगे, एक का 2 है तो यहाँ पर 6 होगा, 6 सेकंड इसका आंसर होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 65। इसमें अनुक्रम दिया हुआ है और इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन करके सीरीज बन रही है। इसमें बी सी, फिर यहाँ पर बी। इसमें यहाँ पर पहले ऑप्शन को रख के देखते हैं, तो इसमें पहले बी सी, फिर आ रहा है इसमें सी, फिर बी और फिर उसके बाद बी सी, फिर उसके बाद यहाँ पर सी आएगा, फिर बी और फिर यहाँ पर बी सी सी बी। इसमें यहाँ पर देखना है ये बी सी सी बी, बी सी सी बी और बी सी सी बी, यहाँ से सीरीज बन गई, तो ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 66। एक रेलगाड़ी है 80 किलोमीटर की दूरी में से प्रथम 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसमें 80 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसमें 60 जो किलोमीटर है वो तो चली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसमें जो 20 बच गई
शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 20 ही बचे, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो इसमें बताना है यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी थी। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे जो पहली 60 किलोमीटर है उसमें लगा समय कितना होगा। पहली 60 किलोमीटर, इसमें है 40 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसमें यहाँ पर निकाल लेंगे कि समय कितना होगा। समय निकालने के लिए टाइम निकालेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितनी है पहली 60 और डिवाइड में ये कितना आया यहाँ पर 40 किलोमीटर पर घंटा, तो 40 हो गया। ये किलोमीटर किलोमीटर में ही है, इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, ये 2, ये 3, 3/2 होता है 1.5 घंटा। इतने आर आ गया। पहला तो इतना आ गया। फिर जो 20 किलोमीटर चल रहा है और 20 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसका आ जाएगा 1 घंटा। जो 20 शेष डिस्टेंस थी उसको चलने में लगा समय जो होगा टाइम 20 डिवाइडेड बाई 20 होगा। इससे यहाँ पर कट करेंगे तो ये आएगा 1 आवर। ये आ गया। अब औसत चाल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा कुल दूरी डिवाइड में होगा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है यहाँ पर 80 और जो टाइम आया है इसमें 1.5 और प्लस के 1, इनको ऐड करेंगे और डिवाइड करना है। तो 80 और डिवाइडेड बाई 2.5। इसमें यहाँ पर पॉइंट को हटाने के लिए 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें यहाँ पर 5 से 5 2 जा 10 और 5 5 जा यहाँ पर 25। 5 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 16 2 जा आगे यहाँ पर 32 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा 32, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 67। यदि किसी वर्ग की भुजाएं दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। यहाँ पर वर्ग है, ये वर्ग है। अब इसकी भुजाएं पहले तो कितनी थी, ए थी, हमने ए सपोज कर ली। अब उसकी भुजा को कितना हो गया, ये 2a हो गया। अब यहाँ पर इसको दुगना कर दिया तो पहला जो आयतन होगा तो वो तो यहाँ पर भुजा की क्यूब हो जाएगा, a की क्यूब हो गया। फिर यहाँ पर 2a कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2a की क्यूब हो जाएगा। 2a क्यूब a 8a की 3, ये हो गया। अब यहाँ पर कितना बढ़ गया, 8 गुना ही तो बढ़ गया। इसमें यही पूछा है कि वो कितना बढ़ जाएगा अगर वो दुगनी कर दी जाए। तो 2a की पावर 3, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और a 3 तो पहले से था ही, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 8 गुना बढ़ रहा है। तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 68। यदि एक निश्चित कोड भाषा में चैरिटी को BIDRXH लिखा जाता है, फैक्ट्री को ये लिखा जाता है, तो इसमें हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा, CHARITY, ये है। इसको BID, फिर R है, फिर यहाँ पर X, H और S। इसमें यहाँ पर देखते हैं R को तो R ही लिखा जा रहा है, A का इसमें देखें तो 1 से 20 है और C को D से और H को I से। तो इसमें यहाँ पर प्लस का 1 ऐड हो रहा है, इसमें प्लस का 1 ऐड हो रहा है और इसमें भी D में भी प्लस का 1 ऐड हो रहा है। R को जो चौथा नंबर है इसको सेम टू सेम लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर I का देखें तो I और X और Y का हो गया, यहाँ पर एक्स वाई, तो ये माइनस के 1 हो रहा है। और T और S को देखते हैं, इसमें भी यहाँ पर -1 हो रहा है और R Q इसमें भी माइनस के 1 हो रहा है, तो इसमें -1 करके ये डिजिट आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर हिस्ट्री का देखेंगे, HISTORY ये है। अब इसमें इसका देखें तो H, इसका ये T का T ही आएगा और इसमें भी प्लस का 1 करना है। अब यहाँ पर H का देखते हैं तो H में +1 करेंगे तो HI यहाँ पर I हो जाएगा और S के बाद जाते हैं ST, तो T आएगा, I के बाद आएगा यहाँ पर J और T का T ही होगा। फिर यहाँ पर O का इधर और ये ऐसे और यहाँ पर R में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर Q आएगा और Y में से 1 माइनस करेंगे तो X आएगा, O में से माइनस करेंगे
तो यहाँ पर एन ओ, एन के बाद ही तो ओ आता है, तो इसमें ये होगा एक्स ओ एन, एक्स ओ एन डी में आ रहा है, डी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 69। 69 में x की वैल्यू निकालनी है, x कितना होगा ये। इसमें देखें यहाँ पर 4, ये 4 है, तो 10 किस तरीके से आ रहा है ये वाला इसमें, तो 4 में हम 6 ऐड कर दें तो यहाँ पर 10 आ रहा है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर 20 में हम कितना ऐड करें, 14 ऐड करना पड़ेगा तभी होगा, 20 प्लस के 14, तो यहाँ पर 34 आ गया। फिर यहाँ पर इसमें ये हो गया। अब ये 34 से हम 52 को लेकर आते हैं, इसको 52 इससे लेकर आएंगे तो यहाँ पर ऐड करना होगा 34 प्लस के 18, ये ऐड करना होगा, तो 6 इसमें यहाँ पर पहले तो 6 ऐड किया और फिर यहाँ पर इसमें यहाँ पर 10 ऐड किया, तो पहले 6 फिर 10 और फिर यहाँ पर 12, इस तरीके से यहाँ पर 6 10 यहाँ पर 14 फिर 14 ऐड किया, तो यहाँ पर इसमें पहले यहाँ पर 4 का इसमें गैप करके आ रहा है ये। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 52 से जाएंगे, 52 में अब कितना 22 को ऐड कर देंगे, 52 प्लस के 22 ऐड कर दिया तो यहाँ पर आएगा 4 और 5 और 2 7, 74 आएगा, 74 डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 70, यहाँ पर 15, 4.5 और 0.3 इसका LCM निकालना है। इसमें यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ये निकालना है, तो इसमें 15 और यहाँ पर 4.5 है, 4.5 को लिखा जा सकता है 45 डिवाइड में 10 और यहाँ पर 3 को लिखा जाता है 0.3 को 3/10। अब यहाँ पर ऊपर वाले का तो हम निकालेंगे LCM और नीचे वाले का निकालेंगे यहाँ पर HCF। जब इस तरीके से कंडीशन आ जाती है डिवाइड में, 15, 45 और 3 का LCM निकालेंगे और नीचे यहाँ पर इसका HCF देखेंगे तो यहाँ पर HCF जो आएगा इसमें 1 ही आएगा, HCF इसमें 1 आएगा क्योंकि 1, 10 और 10 में कॉमन 1 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 होता तो 10 कॉमन इसमें आ जाता। 15, 45 और 3 का LCM निकालते हैं, 15, 45 और 3 से 3 5 जा 15 और 3 से कट करेंगे इसमें 15 आएगा और यहाँ पर 1, फिर 5 से कट किया यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर आएगा 3 ही आएगा, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 डिवाइडेड बाई 1, 45 डिवाइड में 1, तो इसका जो आंसर आएगा 45 आएगा, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 71। 71 में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें यहाँ पर आसान है ये त्रिभुजों की संख्या निकालनी। तो इसमें यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1, इसको 2, ये 3 और 4 और इसमें मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर 4 है तो 4 2 जा 8 हो गया, इसमें भी कितने हो गए 8 हो गए और इसमें भी कितने हो गए 8 हो गए, तो यहाँ पर 24 तो आ गए, 8 3 जा 24। अब इसमें देखना है कि तीनों को मिलाकर कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। 24 आया, अब इसमें देखो एक तो ये बन रहा है और एक यहाँ पर ये 24 तो आ गए, एक ये बना और एक ये बन गया, दो इधर से बन रहे हैं और 2 जो बन रहे हैं एक इधर से भी बन रहे हैं ये वाले, तो 2 और 2 4, 24 तो ये आए और 4 ये, तो हो गया टोटल 28 आ रहा है सी में, सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 72 इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 1 को देखते हैं 1 किस तरीके से आता है। अब यहाँ पर 677 है, तो इसमें यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो नहीं आएगा क्योंकि बड़ी संख्या है इसमें। अब इसमें यहाँ पर जो भी आएगा स्क्वायर ये क्यूब करके ही वैल्यू आएगी। इसमें 1 को देखते हैं तो 0 प्लस के 1 ये आ गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब 1 से देखते हैं तो 1 प्लस के 1, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है 1 के बाद 0, 0 के बाद 1 लिया, 1 के बाद हम ले रहे हैं 2 और प्लस के 1 तो 3 आया। अगर यहाँ पर स्क्वायर करते तो यहाँ पर आ जाता है ये 5, 2 का स्क्वायर कर दिया तो 5 आ गया, तो 0 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर भी ये सीरीज बनाने के लिए। फिर यहाँ पर ये 5 आया, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो भी डिजिट आएगी उसी का यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर किया और प्लस के 1,
तो 5 5 जा 25, 25 25 और 1 कितना होगा यहाँ पर 26 हो जाएगा। इसमें आया 26। अब 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 676 और प्लस का इसमें 1 भी कर रहे हैं तो प्लस का 1 किया तो यह आ गया 677। इस तरीके से आया। तो इसमें लुप्त संख्या जो होगी वो 26 होगी क्योंकि 26 आया था, इसमें 5 का स्क्वायर किया था और प्लस के 1, तो यहाँ पर 26 आया था। तो ए आंसर इसमें सही है। इसमें MARA इसको ये लिखा जाता है, इससे संबंधित है। तो काव किससे संबंधित होगी? तो जो मेयर होता है ये मादा घोड़ी होती है और जो स्टालियन होता है ये नर घोड़ा होता है। तो इसी तरीके से जो काव होती है वो मादा होती है और यहाँ पर जो बुल होगा वो नर होगा। तो बुल इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 74। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। इसमें गलत देखना है कौन सा गलत होगा। इसमें यहाँ पर देखें ये 140 है, 140 से हमने कितना माइनस किया, इसमें से 4 माइनस कर दिया और इसमें से कितना माइनस किया, यहाँ पर ये 16 माइनस करेंगे, ये तो 4 यहाँ पर आया 16। फिर यहाँ पर इसमें माइनस कर रहे हैं 120 में से 88 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर ये इसको देखें तो ये बन रहा है 2 का स्क्वायर, ये बन रहा है 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर बनना चाहिए 6 का स्क्वायर क्योंकि 2 2 को गैप आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 36 आना चाहिए। 36 होता है 6 का स्क्वायर, ये होता है। तो 36 माइनस किया जाएगा, इसमें से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 84 आएगा। जब 120 में से यहाँ पर 36 को माइनस करेंगे तो 4 हो गया और यहाँ पर कितना 11, 11 में से 3 गया 8। तो 88 जो संख्या है ना यही गलत है, 84 आना चाहिए घटा के। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 75। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो x दिया हुआ है यहाँ पर ये निकालना है। इसमें यहाँ पर देखें ARS ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये देखते हैं तो इसमें ये जो ट्राइंगल है R, यहाँ पर ARS ये वाला ट्राइंगल ये किसके बराबर है, ये RAB इसके बराबर है, ये वाला ट्राइंगल के ये, और यहाँ पर ये ABR ये दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसमें ARS ये वाला ट्राइंगल बराबर होगा एंगल RAB और प्लस का एंगल ABR के। अब इसको यहाँ पर निकाल लेंगे, जो एंगल R है वो निकल जाएगा, ये वाला एंगल। तो इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कितना 35 है, ये वाला 35 और प्लस के ये कितना है 40। तो यहाँ पर आ गया ये 75 डिग्री आया। अभी R की वैल्यू आई है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो इसमें अब डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा x की वैल्यू निकालने के लिए। ये कितना आ गया 75 आ गया। अब 75 और यहाँ पर कितना है, ये 55 है। तो यहाँ पर t ये x है तो ये इसको बस जोड़ देना है। जब ये एक्सटीरियर बाहर एंगल बन रहा है तो अंदर वाले एंगल जुड़ जाएंगे। x हो गया 75 और प्लस के 55। यहाँ पर 5 5 10 की 0, 7 5 12 और 1 13, 130 डिग्री इसका आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 76। आप एक निजी अस्पताल में डॉक्टर हैं। आपके पास एक मरीज आता है जिसके पास काफ़ी अधिक राशि का चिकित्सा बीमा कवर है। आपके सहयोगी डॉक्टर उस व्यक्ति को कुछ ऐसे परीक्षणों के लिए आदेश देना चाहते हैं जो उस व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अपने सहयोगी डॉक्टरों द्वारा आदेशित परीक्षणों की पुष्टि करेंगे। यहाँ पर इसमें यहाँ पर बताना यह आवश्यक नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अपने सहयोगी डॉक्टरों द्वारा आदेशित परीक्षणों के साथ कुछ और परीक्षण भी करवाएंगे। ये भी गलत है। मरीज को केवल आवश्यक परीक्षण कराने के लिए कहेंगे और अपने सहयोगियों को संवेदनशील होने की अपेक्षा करेंगे। सी ऑप्शन इसमें सही है। जो भी ज़रूरत होगी उसी का ही तो परीक्षण करवाएंगे। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 77।
आप एक प्राथमिकता परियोजना पर कार्य कर रहे हैं और सभी अंतिम तिथियों को पूरी तरह निभा रहे हैं और इस आधार पर परियोजना के दौरान अवकाश लेने की योजना बना रहे हैं। आपके अधिकारी परियोजना के महत्व एवं अविलंबिता के आधार पर आपका अवकाश अनुमोदित नहीं करते हैं। इस स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसमें यहाँ पर अवकाश के आवेदन पर पुनर्विचार के लिए उच्च अधिकारी से मिलेंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। सी ऑप्शन ही इसमें सही है। नेक्स्ट है 78। आप एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं। राज्य में आपकी छवि बेहद कर्मठ और ईमानदार अधिकारी के रूप में है। अपनी छवि को और सुदृढ़ करने तथा अन्य अधिकारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आप अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से किस संचार माध्यम का प्रयोग करेंगे? तो इसमें इंटरनेट की जो संपत्ति की घोषणा होगी उसका किया जाएगा। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 79। आप एक महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। आपको एक प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न पत्र बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। आपका पुत्र भी इस परीक्षा में भाग लेने वाला है। इस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? तो इसमें जिम्मेदार संस्था के कारण से अवगत कराते हुए प्रश्न पत्र नहीं बनाएंगे। पर बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 80। ऊर्ध्वगामी अपवार्ड कम्युनिकेशन है, उसके संदर्भ में बताना है। इसमें इस संचार की प्रकृति प्रार्थनात्मक होती है। ये जो संचार होता है प्रार्थनात्मक होती है इसकी प्रकृति। यह वरिष्ठ अधीनस्थ तथा उच्च निम्न के दायरे को बाहर होता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन ही इसका सही है, सही आंसर पूछा गया है। नेक्स्ट है 81। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने का अनुक्रम है? इसमें अनुक्रम बताना है कौन सा होगा। यहाँ पर सेंडर होगा, फिर इनकोडिंग, मीडियम होगा, डिकोडिंग और रिसीवर होगा। इसमें बी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 82। निम्नलिखित में से कौन सी किसी सफल संचार कौशल के तहत तत्व हैं? इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं जो सफल संचार कौशल है? आत्म जागरूकता होनी चाहिए, प्रभावी सुनना भी होना चाहिए, उसमें जो इफेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, उत्कृष्टता जो एक्सीलेंस है वो, और एम्पैथी भी होनी चाहिए। चारों ऑप्शंस इसमें सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। 83 है संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? इसमें संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान बताना है, तो इसमें टेलीफोन करता है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 84। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण के लिए बाधक हैं? संप्रेषण के लिए इसमें कौन कौन से बाधक हैं वो बताना है। तो एक तो होगा ही होगा शोर, और यहाँ पर परिवेश प्रभाव जो हालो इफेक्ट है ये भी होगा, और यहाँ पर ये भी होगा मंदाता, ये प्रतिपुष्टि इसमें शामिल नहीं होता है। 1 2 3 सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 85। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण के यहाँ पर साधन है? मौखिक संप्रेषण के साधन बताने, तो इसमें ये सम्मेलन होगा जो मौखिक संप्रेषण होगा, इसमें बोला जाता है। टेलीशॉपिंग भी, और संयुक्त विचार विमर्श भी, और यहाँ पर है संगठन अनुसूचियाँ। जो संगठन अनुसूचियाँ ये मौखिक संप्रेषण नहीं है। 1 2 3 इसमें सही है, तो डी आंसर इसमें सही होगा। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, रेडियो होगा, टेलीशॉपिंग, सभाएं तथा सम्मेलन, भाषण, साक्षात्कार, तो ये मौखिक संप्रेषण के ही साधन होते हैं। नेक्स्ट है 86। बुलेटिन निम्नलिखित में से किस संप्रेषण का माध्यम है? जो बुलेटिन है ये है लिखित संप्रेषण का। बुलेटिन ये लिखित संप्रेषण का यहाँ पर माध्यम होता है। इसमें हैंडबुक्स, डायरियाँ, मैगजीन, समाचार पत्र, व्यापारिक पत्रिकाएं, संगठन अनुसूचियाँ, कार्यावधि और जो पुस्तिकाएं होती हैं, सुझाव योजनाएं, संगठन पुस्तिकाएं, नीति पुस्तिकाएं इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है 87 है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के क्षैतिज प्रवाह को
उचित रूप से दर्शाता है। इसमें यहाँ पर समान पद एवं अधिकारियों वाले दो व्यक्तियों के बीच होने वाला संचार ये दर्शाता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। नीचे की ओर किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ से किया गया संचार वो होता है। ऊपर की ओर जो अधीनस्थ अधिकारी होगा उसको उच्चाधिकारी से जो किया जाएगा संचार वो होगा। क्षैतिज में वो होता है जो यहाँ पर समान पद वाले होते हैं क्षैतिज। और यहाँ पर विकर्णी की बात करें इस तरीके से, ये विकर्ण हो गया। किसी प्रबंधक द्वारा अन्य कार्य समूह के कर्मचारियों से किया जाने वाला संचार होगा। और जो बाह्य संचार होता है ये अनौपचारिक तरीके से कर्मचारियों द्वारा आपस में किया गया संचार होता है। नेक्स्ट है 88। निम्नलिखित में से कौन सा एक चक्रीय संजाल के संदर्भ में सही है? संजाल चक्र के संदर्भ में देखना है। दो व्यक्ति आपस में संचार करते हैं, ये नहीं होगा, चक्रीय नहीं होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य किसी एक ही व्यक्ति से संचार करता है। इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति होगा किसी एक ही व्यक्ति से संचार करता है, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 89। जब व्यक्ति द्वारा किसी उद्दीपन पर एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाने की प्रक्रिया की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मनोवैज्ञानिक सतर्कता कहा जाता है। डी ऑप्शन इसमें सही है। जो मनोवैज्ञानिक सतर्कता है वो उद्दीपन पर एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाने की प्रक्रिया बोला जाएगा। नेक्स्ट है 90। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संचार की विशेषता है? इसमें प्रभावी संचार की विशेषताएं बताना है। शुद्धता होनी चाहिए और इसमें मूर्तता और इसमें चिंता और शालीनता। चारों ऑप्शन ठीक है, डी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 91। निम्नलिखित में से किस संचार संजाल के अंतर्गत समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने सन्निकट सदस्य के साथ ही संचार करता है? ये करता है जो चक्रीय संजाल होगा। अभी यहाँ पर देखा था जो प्रत्येक व्यक्ति होगा वो जो प्रत्येक व्यक्ति होता है ये प्रत्येक व्यक्ति किसी एक ही व्यक्ति से संचार करता है, यही है। तो इसमें चक्रीय संजाल की बात की गई है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 92। संप्रेषण के दौरान श्रोता की मुस्कान निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करती है? जब संप्रेषण किया जा रहा है और श्रोता की मुस्कान वो क्या इसमें प्रदर्शित करेगी ये बताना है। श्रोता कहीं गई बातों से सहमत है, जो यहाँ पर सहमत होगा जो भी श्रोता होगा। नेक्स्ट है 93। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार्य के उदाहरण हैं? ये है नियंत्रण के। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 94। निम्नलिखित में से कौन से निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इसमें प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं जो निर्णय प्रक्रिया है। व्यक्ति की अभिरुचि, निकट जो परिवेश होगा और सांस्कृतिक संदर्भ। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 95। निर्णय का सीमित विवेकता सिद्धांत। जो निर्णय का सीमित विवेकता सिद्धांत है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्दीपित किया गया है? ये किया गया है हर्बर्ट साइमन के द्वारा। निर्णय का सीमित विवेकता सिद्धांत हर्बर्ट साइमन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें विवेकशीलता और पूर्ण औचित्य पर आधारित प्रतिमान है ये। नेक्स्ट है 96। निम्नलिखित में से किस निर्णय तकनीक में गणितीय गणना के आधार पर प्राप्त परिणामों के अनुसार निर्णय लिया जाता है? इसमें यहाँ पर ये रेखीय कार्यक्रमण के अनुसार निर्णय लिया जाता है। इसके आधार पर जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उनसे निर्णय लिया जाएगा। इसमें परिचालन अनुसंधान की बात करें तो ये तकनीक जो होती है ये जो भी विकल्प होंगे उसमें से श्रेष्ठ विकल्प को जो भी चयन किया जाएगा उसके आधार पर आधारित होती है। कंप्यूटर अनुरूपण, इसमें किसी मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। और जो पर्ट तकनीक होती है ये इस तकनीक में समय और साधन के जो श्रेष्ठतम नियोजन होंगे उसकी परियोजना का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 97। निम्नलिखित में से किस निर्णय तकनीक से प्राप्त निर्णय को मृत व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले संदेशों की संज्ञा दी जाती है? तो ये है डेल्फी तकनीक।
इसे डेल्फी तकनीक बोला जाता है। जो यहाँ पर डेल्फी तकनीक होती है, ये अमेरिका के रैंड कॉरपोरेशन के विचारक ने दिया था। डेल्फी प्राचीन यूनान के धर्म ग्रंथों या देववाणी से लिया गया है। इसमें दूरगामी भविष्यवाणी के लिए विशेषज्ञ समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 98। अनौपचारिक संचार के निम्नलिखित में से किस प्रकार में प्रत्येक व्यक्ति यादृच्छिक रूप से संदेशों दूसरों को संदेश देते हैं, किंतु इस नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति हेतु सूचना एक स्रोत एक ही व्यक्ति न होकर अलग अलग होते हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रायिकता श्रृंखला होती है। ये इसमें एक व्यक्ति ना होकर अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, तो प्रायिकता श्रृंखला होगी वहाँ पर। नेक्स्ट है 99। निम्नलिखित में से किसे संप्रेषित करना जटिल होता है। इसमें संप्रेषित करना किसको जटिल होता है? इसमें होता है नवीन विचार एवं प्रक्रियाओं को। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 100। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्वैयक्तिक संबंधों के प्रमुख लक्षण हैं? इसमें यहाँ पर देखने हैं कि जो अंतर्वैयक्तिक संबंध है उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। व्यक्तियों के मध्य परस्पर विश्वास और व्यक्तियों के मध्य परस्पर खुलापन और अपनी गलती को स्वीकार करना, तीनों ही होते हैं। डी आंसर इसका सही आंसर है।